जय हिंद दोस्तों। आज हम 7 दिसंबर 2024 विजन एस को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 6 दिसंबर को, उसका आंसर है ए। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे प्रीलिम्स बेस्ड एज वेल एज मेंस बेस्ड। और जो भी मैंने आपको कल मेंस का क्वेश्चन दिया था उसको हम बिग न्यूज कवर करने के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हमारी न्यूज है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने लद्दाख को एज अ पोटेंशियल साइट डिक्लेयर किया है फॉर सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले भाई, क्वांटम कम्युनिकेशन होता क्या है? तो जिस भी कम्युनिकेशन को हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हुए करते हैं या फिर क्वांटम सिग्नल्स का यूज करते हैं तो उसको हम क्वांटम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये किसके अंदर मेजर होता है? हम क्या यूज करते हैं? तो क्यूबिट्स यूज करते हैं या फिर क्वांटम बीट्स यूज करते हैं। क्यूबिट्स का नाम ही क्या है? क्वांटम प्लस बिट्स। इसके अंदर दो चीजें आ सकती है, या तो क्वांटम इंटेंगलमेंट हो सकता है या फिर सुपरपोजिशन हो सकता है या फिर दोनों भी एक साथ हो सकता है। ठीक है, अभी दोनों का मतलब क्या होता है? इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का हमने बहुत बार बात की है, फिर से हरी में बात करेंगे। इंटेंगलमेंट, आपको क्या दिख रहा है? इंटेंगल्ड मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें ऐसा समझिए कि दो मैटर या फिर दो पार्टिकल इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे से दूर भी भले ही हो, असर दोनों में सेम होगी। मतलब कि समझ लीजिए एक मैटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, एक को मैं जैसे मोड़ता हूँ ना तो दूसरा अपने आप मुड़ जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दो जिस्म एक जान। तो इंटेंगलमेंट ये होता है। ठीक है, क्वांटम में इसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो प्राइवेसी होगी ना वो एकदम ही सिक्योर होगी, और आपको जिसको मैसेज भेजना है उधर वो जब पहुंचेगा तभी आपका यूज होगा उसका। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतना याद रखिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट मतलब दो पार्टिकल एक साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से कि एक में जो भी फर्क होता है वो फर्क दूसरे में भी होता है। ये कहीं पे भी हो, ठीक है, एक अमेरिका में और दूसरा स्पेस के बाहर हो तो भी यही होगा। इंटेंगल्ड पार्टिकल ऐसे होता है। और दूसरा होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब क्या? कि ऐसा समझ लीजिए कि जो हम कॉइन होता है, कॉइन में क्या होता है? हेड या तो एक बार में आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। पर इन सुपरपोजिशन हेड और टेल दोनों एक साथ भी हो सकता है। आपको समझ नहीं आएगा, राइट? बट ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है? या तो वन होता है या तो जीरो होता है, तब हमारी बाइनरी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, बट इन सुपर पोजिशन इट कैन बी पॉसिबल दैट जीरो और वन एक साथ भी हो। अभी देखो, ये आपको समझ नहीं आएगा, आई नो, बट बस ऐसा याद रख लीजिए कि दो पोजीशन एक साथ हो सकती है, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। जनरल फिजिक्स में ये नहीं हो सकता है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स ये सब होता है। ठीक है, हमारे लिए समझना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि वो यूपीएससी नहीं पूछने वाला है। बट हाँ, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सुपर पोजिशन में दोनों एक साथ हो सकते हैं, इंटेंगलमेंट में दोनों के ऊपर की असर एक साथ हो सकती है। ओके, फायदा क्या होता है? तो डेटा सिक्योरिटी कभी भी क्लोन नहीं हो सकती है या फिर एसेस नहीं हो सकती है। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन कीज होती है कि जिसको चाहिए वही यूज करेगा, बाकी आपका कोई लीक नहीं हो सकता है। ये एकदम ही सिक्योर होता है। ठीक है, समझ नहीं आया होगा, आई नो, बट इट्स फाइन। अब बस रट्टा मार लीजिए क्योंकि क्वांटम फिजिक्स आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। रीजंस क्या है भाई कि हमने हेनले को ही क्यों सिलेक्ट किया क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए? सबसे पहला तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, ड्राई है, कोल्ड डिजर्ट है, और -25-30 डिग्री जितना टेम्परेचर रहता है तो ये ठीक रहता है। ठीक है, वहाँ पे वाटर वेपर कम रहते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो अच्छा रहता है ये। ऊपर से यहाँ का जो टेरेन है वो भी अच्छा है, ग्राउंड स्टेशन तो आप इजीली बना सकते हो, और जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी इजीली ट्रैवल कर लेगा। फिर लेसल सिग्नल लॉस है। किस जो सिग्नल लॉस होता है, हमारा भी होता है ना, हम बातचीत करते हैं बीच में सिग्नल कट जाता है, सिग्नल लॉस हर एक जगह पे होता है। यहाँ पे सबसे कम सिग्नल लॉस होता है, तो इसलिए भी इसको हमने प्रीफर किया हुआ है। ठीक है, और हाँ, ये जो क्वांटम सिग्नल्स होते हैं वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते होते हैं? तो ये काम करते हैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, जबकि ये टेराहर्ट्ज में काम करते हैं। आपको पता है हमारा जो बहुत ही अच्छा कोई डिवाइस हो ना, उसमें से ज्यादा 2.5 गीगाहर्ट्ज या फिर इवन 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड आती है। जो जो हम 5G यूज करते हैं ना, उसमें 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड होती है। अब सोचिए 5 गीगाहर्ट, ये टेराहर्ट की बात कर रहा है। जब 1000 आपके गीगाहर्ट्ज हो जाएंगे ना, तब जाके आपका 1 टेराहर्ट बनता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब आप पूछोगे ये क्या याद रखना जरूरी है? देखो, जरूरी तो है क्योंकि यूपीएससी ने शायद 2021 या 2022 में पूछा था, ये जो क्यूबिट है, ये जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो किसके ऊपर काम करता है? तो क्यूबिट्स के ऊपर काम करता है। ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है, तो यूपीएससी हो सकता है कि इस बार पूछे तो थोड़ा एडवांस पूछे, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, हायर ग्लोबल मीन टेम्परेचर इन 2023 रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है। उसका कारण क्या बताया गया है? कि लो एल्टीट्यूड क्लाउड कवर का डिक्लाइन होना। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ लो एल्टीट्यूड क्लाउड कवर क्या है, हाई एल्टीट्यूड क्या है। यहाँ पे देख लीजिए,
जो हमारी सन से रेज आती है ना, वो होती है शॉर्ट वेव्स। अभी देखो शॉर्ट क्यों होती है, लॉन्ग क्यों होती है, मैंने बहुत बार बताया है कि हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर कोई लॉन्ग वेव है, ठीक है, मतलब लंबी है, तो उसकी एनर्जी कम रहती है, और कोई शॉर्ट वेव है तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जो सन से आ रही है वो शॉर्ट वेव्स है, क्यों? क्योंकि सन में एनर्जी ज्यादा है ना, तो वो जो वेव्स होगी वो शॉर्ट वेव्स होगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसी को लिंक करते हुए यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा है, 2024 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव याद कर लो, इट्स नॉट गोइंग बी वर्क। तो ठीक है, इन शॉर्ट सन से जो रेज आती है वो शॉर्ट वेव्स आती है। तो जो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होता है ना, मतलब कि जो ऊंचाई पे क्लाउड है, वो शॉर्ट वेव्स को इजीली आने देते हैं अंदर। तो ठीक है, ये सन से रेज आ रही है, ये इजीली अंदर आ गई एटमॉस्फेयर के अंदर, पृथ्वी के अंदर। और जब ये पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी वापस रेडिएट करती है हमारी अर्थ, तो जो अर्थ रेडिएट करती है ना, वो होती है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव क्यों? क्योंकि अर्थ की एनर्जी कम है ना, तो उसकी जो वेव्स होगी वो लॉन्ग वेव होगी। और ये जो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं, ये लॉन्ग वेव को पकड़ लेते हैं। और पकड़ लेते हैं मतलब क्या है कि वो एस्केप नहीं हो पाती है, और जो उसकी रेडिएशन है, गर्मी है, वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाती है। तो इसीलिए हाई एल्टीट्यूड क्लाउड है, तो वो ज्यादा आपका टेम्परेचर को वार्म कर देंगे, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे। इसी का उल्टा क्या होता है कि लो एल्टीट्यूड क्लाउड है, कवर है, तो वो ऊपर से जो शॉर्ट वेव्स आती होती है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब ये देखो शॉर्ट वेव्स आ रही थी सन की, उसको अंदर ही नहीं आने दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जबकि हमारे जो अर्थ रेडिएट कर रहा था, उसको इजीली रेडिएट करने दिया। मतलब कि इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि अर्थ ने जो गर्मी रिलीज की उसको तो उसने जाने दिया कि अभी जाने दो। जबकि सन से आ रही है तो उसको रोक लिया कि नहीं भाई, और गर्मी नहीं चाहिए। तो ये एटमॉस्फेयर को क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर को कूल रखता है। तो आप खुद बताइए कि अगर ये जो नीचे वाले क्लाउड्स है वो हट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। इसीलिए जो लोअर एल्टीट्यूड पे क्लाउड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही 2024 का क्वेश्चन भी था। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होता तो 23 और 24 के क्वेश्चन आपको आ जाते। ओके, तो यही सब रिपोर्ट में बताया था। अभी स्टडी को देख लेते हैं। तो लो एल्टीट्यूड क्लाउड कवर है, क्रूशियल रो प्ले करते हैं क्लाइमेट सॉरी प्लैनेट को कूल रखने का, जो कि हमारा लगातार कम होता जा रहा है। 1.5% जितने कम हो गए हैं, और कंटिन्यू हो रहा है ये, कि डिक्लाइन होते ही जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, जो प्लैनेट का अल्बिडो होता है वो कम हो जाएगा। अल्बिडो मतलब क्या, तो किसी भी चीज की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है वो उसका अल्बिडो होता है, ठीक है। अगर ये क्लाउड जो है वो कम हो जाएंगे तो अर्थ रिफ्लेक्शन कम कर पाएगा ना, रेडिएट कम कर पाएगा, तो अर्थ का एल्बिडो भी कम हो जाएगा। जो ये क्लाउड कवर का लॉस है वो ज्यादातर कहाँ पे हमें कंपेरेटिवली दिख रहा है, तो नॉर्दर्न मिड लैटिट्यूड्स में ज्यादा दिख रहा है, ट्रॉपिकल ओशंस में ज्यादा दिख रहा है, और अटलांटिक रीजन में ज्यादा दिख रहा है। फिर फर्दर 15% ऑफ एल्बिडो डिक्लाइन लिंक है लॉस ऑफ आर्कटिक सी और स्नो से। क्योंकि देखो सन का एल्बिडो सॉरी स्नो का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका स्नो ही मेल्ट हो जा रहा है तो उधर तो जमीन बचेगी ना, और जमीन ज्यादा गर्मी को ऑब्जर्व कर लेगी। तो इसीलिए भी 15% जितना तो इसी वजह से जाता है। और रीजन क्या है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स। और एरोसोल्स क्या होता है, तो भाई स्मॉल पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, दैट्स इट। ओके, मेन आप इसकी थीम समझ गए हो। अभी देखो थोड़ा सा रट्टाबाजी कर लो कि भाई लो अल्टीट्यूड क्लाउड क्या होते हैं, तो 2 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो लो अल्टीट्यूड है। ये शॉर्ट वेव्स को भाई आने देते हैं, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, सॉरी ये स्लो शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और लॉन्ग वेव को इजीली एस्केप होने देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, तो स्ट्रेटस क्लाउड और क्यूमुलस क्लाउड। ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। एक काम करेंगे, मैं ना डाला हुआ नहीं हूँ, नीचे आपको क्लाउड्स के टाइप जितने भी होते हैं ना उसका मैं आपको नोट्स डाल दूंगा। क्योंकि यूपीएससी ने अगर 2 बार क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा पूछे कि क्यूमुलस क्लाउड वेव्स को रोकते हैं या जाने देते हैं, और उधर हमें नहीं पता होगा, तो हम डेफिनेटली चांसेस है कि उसको गलत करेंगे ही करेंगे। और फिर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड सेम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, उसके 6 एग्जांपल क्या है, तो सिरस क्लाउड है, सिरोस्ट्रेटस है, और सिरोक्यूमुलस है। ये आपकी जियोग्राफी का पार्ट्स है, टाइप ऑफ क्लाउड। मैं ना नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, सिर्फ इतना काफी होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऊपर ऊपर से लिख लिया है। हाई एल्टीट्यूड में कौन से होते हैं, तो सिरस होते हैं, और सिरस के साथ जुड़े हुए सारे के सारे, देखो यहाँ पे सिरस है, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ सीरो स्टेटस, फिर उसके साथ ही जुड़ा हुआ सीरो क्यूमुलस। मतलब आगे अगर सीरो आ रहा है या फिर सिरस आ रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि ये हाई क्लाउड है। फिर मिड लैटिट्यूड क्लाउड क्या है, तो अल्टो शब्द होगा। अल्टो का मतलब ये ऐसा समझिए कि बीच वाला है, एल्टो या फिर आल्टो। तो अल्टो स्टेटस या फिर अल्टो कम्युलस, तो ये मिड लैटिट्यूड क्लाउड हो जाएंगे। और लो में कौन सा होगा, अगर आपको स्ट्रेटो दिख रहा है या फिर स्ट्रेटस
अगर कहीं पे वर्ड दिख रहा है तो वो लो एल्टीट्यूड हो जाएगा, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस या फिर निम्बोस्ट्रेटस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड के बेस्ड है। ठीक है, बाकी क्लाउड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं अलग अलग तरीके से, हम कभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग। चलिए, फिर है रेलवे मिनिस्टर ने इंस्पेक्ट किया है टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर इनहेंसिंग ओवरऑल रेलवे ऑपरेशंस। तो देखिए, हमें पता है रिसेंटली रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और क्यों, मेनली क्या रीजन होता है, तो जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक खराब हो जाते हैं या फिर ट्रैक में कुछ किसी ने चीटिंग कर दी होती है, इसलिए रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये सब ना हो, इसी के चलते हमने 2 डिवाइस लॉन्च किए हैं या फिर मशीन्स लॉन्च की है, या फिर यू कैन से 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। ठीक है, क्या है इन शॉर्ट, एक है हमारा RCRIV, मतलब कि रोड कम रेल इंस्पेक्शन व्हीकल। देखो, व्हीकल है ये, ठीक है, तो ये ऐसा छोटा सा व्हीकल जैसा होगा जो कि पूरा रेलवे ट्रैक होगा ना, उसको इंस्पेक्ट करता रहेगा। उसके अंदर कैमरास लगे होंगे, स्टडी व्हील्स होंगे, तो इजीली वो पूरे के पूरा जो ट्रैक होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा और देख लेगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत है या नहीं है। और ये कितने टाइम तक चल सकता है, तो 15 दिन तक इजीली ये चल सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। फिर हमने ITMS बनाया है, इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी क्या करेगा, ट्रैक को मॉनिटर करेगा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग कार्स होंगी और ये अपनी कैमरास वैमरास होंगे, उससे पूरा ट्रैक देख लेगा। और ये बहुत स्पीड में चलता है, ये 20 से लेकर 200 की स्पीड चल सकता है, मतलब तुरंत ही पूरा का पूरा उसने जो ट्रैक है उसको मॉनिटर कर लिया। इसके अंदर डेफिनेटली कैमरास होंगे, लेजर सेंसर्स होंगे और लाइडर लगा हुआ होगा। लाइडर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो भी लगा होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि ट्रैक खराब नहीं है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। रेलवे सेफ्टी वैसे भी इशू है। रिसेंटली 2024 में कांचनजा एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सिग्नल का एरर था। अगर हमने ये पहले ही कार चला के देख लिया तो हमें पता चल जाएगा भाई सिग्नल खराब है, उसको ठीक कर लो। फिर शॉर्टेज ऑफ सेफ्टी स्टाफ है। हमारे यहाँ पे इतनी वैकेंसीज पड़ी हुई है रेलवे में, पर वो भरी नहीं जाती है, तो इसके लिए भी दिक्कत होती है। क्योंकि आपके पास अगर सेफ्टी स्टाफ ही पूरा नहीं है तो आप सेफ्टी कैसे रख पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। फिर भाई ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। अगर इंसान से गलती हो जाती है तो भी खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? पूरे के पूरे जितने भी पैसेंजर है सबको। तो ये भी एक इशू है। ठीक है, ये ना मैंने जो जून मैगजीन बनाई थी ना, उसमें हमने बहुत कंप्रिहेंसिवली डिस्कस किया। अगर आपको देखना हो तो मैगजीन को देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर वही मेजर्स का देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष हमने बनाया हुआ है, मतलब उसके लिए अलग से फंड। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया है ताकि हम एलिमिनेट कर पाए कोई भी ह्यूमन एरर्स को इन फॉर फ्रॉम एक्सीडेंट। फिर हमने वही कवच मैकेनिज्म बना है जिसके थ्रू ट्रेन के आगे कुछ भी रहता है तो ट्रेन अपने आप उसको ब्रेक लगा लेती है। इसके अंदर भी RFID टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं और इसमें से भी सेंसर निकलता होता है। अगर सामने कुछ भी खड़ा है तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, और ये किसी भी वेदर में चल जाता है, ऐसा नहीं कि बारिश आ रही है तो दिक्कत होगी, नहीं नहीं, अपने आप चल जाएगा। तो ओके, तो ये सब हमने रेल सेफ्टी के लिए लिया हुआ है। और इसके साथ आप और क्या याद रख सकते हैं? तो वही काकोदकर कमेटी की रिपोर्ट है। काकोदकर कमेटी क्या किसके रिलेटेड बात करती है? तो भाई सेफ्टी के रिलेटेड बात करती है कि उसमें भाई पैसा डालो आप थोड़ा-सा। काकोदकर कमेटी है। फिर आपकी खन्ना कमेटी है। खन्ना कमेटी बोलती है कि अगेन पैसा डालो थोड़ा-सा और अपना जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको थोड़ा-सा एनहांस करो। और ऐसी बहुत सारी है, मैं एक काम करूँगा इसको भी मैं नोट्स में डाल दूँगा, नीचे डाल दूँगा, ठीक है? फिर भाई बात है कि टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई है इंडिया और भूटान के, तो इसलिए न्यूज़ में था। देख लेते हैं क्या-क्या है। तो सबसे पहले इंडिया भूटान के रिलेशन देख लो। तो हमने 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भूटान के साथ साइन की हुई है। इकोनॉमिक ट्रेड और इकोनॉमिक्स की हम पार्टनरशिप की बात करें तो अप्रॉक्स हमारा साथ 1600 मिलियंस का ट्रेड होता है हर साल। 2023 में हुआ था। डेवलपमेंट पार्टनरशिप की हम बात करें तो भूटान का 5 ईयर प्लान होता है, उसमें भाई हम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे वहाँ पे हम डैम्स बना रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। इवन ना आपको हैरानी होगी, भूटान के अंदर आप रोड देखोगे ना, बहुत ही अच्छे-अच्छे रोड हैं। कोई-कोई रोड प्लास्टिक से बने हुए हैं। बट आप देखो कि वो रोड बनाए किसने हैं? तो इंडियन एजेंसी ने सारे के सारे बनाए हुए हैं। तो इतने अच्छे हमारे रिलेशन हैं। फिर डिफेंस सिक्योरिटी में बात करें तो जो डोकलाम ट्राई जंक्शन के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है, उसको भूटान इंडिया के फेवर में बात करता है और इंडिया सपोर्ट करता है कि हाँ भाई, ये हिस्सा जो है वो इंडिया का है। और उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, तो जो चाइना भूटान का एरिया क्लेम करता है, उसमें हम भूटान को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई, आप जो ये एरिया क्लेम कर रहे हो इन डोकलाम वाला एरिया में, हम बोलते हैं कि भाई ये भूटान का एरिया है, चाइना का एरिया नहीं है, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। आगे देख लें, ये जॉर्ज स्टेटमेंट अभी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बात की गई है, तो हम प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव लाए हैं, जैसे कि गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी हम बना रहे हैं एक साथ मिलकर।
तो वो भी है कि भाई हाँ ये जल्दी जल्दी हम बना देंगे, अच्छी बनाएंगे, ऐसा सब बात है। फिर एनर्जी कॉर्पोरेशन में बात करें तो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारा पुसांगचू, वी वुड से पुनत सांगचू वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। फिर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट दरंगा भी हम डेवलप कर रहे हैं। फिर कॉपरेशन इन स्पेस की बात करें तो हम इनके लिए सैटेलाइट भी छोड़ देते हैं, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेम में ज्यादा आगे बढ़े उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमारा जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन भी है इन कॉपरेशन इन स्पेस, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फिर हमारा आरबीआई ने अलाउ किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक को टू एक्सटेंड क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई। तो देखो इससे पहले जो क्रेडिट लाइन था वो ये लोग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी वो इश्यू नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकती थी, बट अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कर सकती है। अभी आप बोलोगे भाई क्रेडिट लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन मतलब उधार, दैट्स इट। बैंक आपको उधार दे रही है वो उसको बोलेंगे क्रेडिट लाइन। और यहाँ पे बोला क्या गया है? क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, मतलब कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैसे, क्रेडिट कार्ड कैसे होता है कि भाई आप जितना भी यूज करना है करो, फिर उसकी डेट आएगी तब उसका बिल भर देना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे यूपीआई दे रहे हैं कि ये लो उसकी पर्टिकुलर अलग अलग लोगों की अलग अलग लिमिट होती है। जैसे समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मेरी लिमिट दी गई है 1,000 रुपए, तो मुझे मेरी बैंक अलाउ करेगी आप 1,000 तक यूपीआई का फ्री में ट्रांजेक्शन कीजिए। जब आपका वो खत्म हो जाएगा और आपकी डेट आएगी तब आपको बैंक को पैसा भर देना है, 1,000 रुपए मुझे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो इट इज सम काइंड ऑफ लोन और क्रेडिट कार्ड जो कि मुझे भरना पड़ेगा, बट यूज मुझे कैसे करने को मिलेगा? यूपीआई के थ्रू यूज करने को मिलेगा। मतलब मुझे ट्रांजेक्शन जिधर भी करना है कर लो, फिर उसकी डेट आए तब भर देना। तो ये इट इज क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई। अब यूपीआई यूज करते हो, ठीक है, तो आपको पता ही होगा पहले ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ही कर रही थी, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कर पाएगी, आपने अलाउ किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसे 2014-15 के यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू इसको बनाया जाता है? रजिस्टर कौन से एक्ट के थ्रू होती है? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो ये बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो उधर आप ये गलत करोगे ही करोगे। आपको लगेगा कि यार पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट में एक बैंक कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है? नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि शुरुआती में जब आप फेज में बनाओगे तो आपको इसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपकी कंपनी बन रही है ना, फिर जाके आप कायदे से बैंकिंग रजिस्ट्रेशन में एक्ट में शेड्यूल कमर्शियल में बन जाते हो, तब रजिस्टर्ड होगे। और आपको लाइसेंस किसके अंदर मिलता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं और इसमें हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो वही 200 करोड़ जितना आपके पास होना चाहिए तब जाके बन सकते हो। फिर पीएसएल लैंडिंग, मतलब एक बार अगर बैंक शुरू हो गई है तो आपको 75% जितना लोन आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब जितना आप इंश्योर्ड पैसा बांट रहे हो लोन में, उतना आपका पैसा पीएसएल में जाना चाहिए, ठीक है। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, फिर एमएसएमई सेक्टर आता है, फिर वही वुमन आते हैं, मतलब बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। ये तीन मेन है, मतलब एग्रीकल्चर और एमएसएमई तो आपको याद रखना है, वो मेन होता है, ठीक है। तो ये 75% उतना जाना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं 100 रुपए लोन दे रहा हूँ, पूरा मेरा टोटल लोन ही 100 रुपए है बैंक का, कि इतना लोन बैंक ने दिया हुआ है सबको मिलाकर, तो उसमें से 75% जितना मेरा इन सेक्टर्स को जाना चाहिए, ठीक है। टोटल 8 सेक्टर है शायद, जब तक मुझे याद है ना, पीएसएल 8 है। देखिए ना, मैं लिख ही देता हूँ, ये एग्रीकल्चर एमएसएमई हो गया, ठीक है। वुमन को हटा दीजिए। फिर एजुकेशन रखिए, एजुकेशन भी प्रायोरिटी होता है। फिर एक्सपोर्ट रखिए, एक्सपोर्ट भी प्रायोरिटी है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया इसके ऊपर बहुत बात करता है। फिर अपना हाउसिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर एक अदर्स भी है, अदर्स में जो आरबीआई कभी भी बोले उसको आपको देना पड़ता है। और एक आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रहता है कि कोई मुझे हॉस्पिटल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, तो वो सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हो गए ना टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ये 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जिसको आपको 75% जितना लोन देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज है डी डॉलराइजेशन को लेकर। आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि डी डॉलराइजेशन हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। कोई हमारे टेबल पे डी डॉलराइजेशन की बात नहीं चल रही है। भाई ये सबसे पहले तो गवर्नर ने क्यों बोला? क्योंकि ट्रंप जैसे ही चुन के आए, ट्रंप ने बोला क्या, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि जो भी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है, अगर उन्होंने डी डॉलराइजेशन करते हैं तो हम उनके ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाएंगे, मतलब टैक्सेस ज्यादा बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ अभी अभी आरबीआई गवर्नर जो एमपीसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसको एमपीसी अनाउंस हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी। तो तब इन्होंने बोल दिया कि भाई ये कुछ हम करने नहीं वाले हैं, तो खामखा इसको बात बढ़ाओ मत। बहुत सारी बात की गई थी, मैं तो तब लाइव देख रहा था।
वन ऑफ द पॉइंट ये भी था। ओके, डी डॉलराइजेशन क्या क्या होता है भाई? तो मार्केट में जो भी ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो हम कैसे करते हैं? डॉलर का यूज करते हैं, ठीक है। बस डॉलर का यूज न करना, किसी और करेंसी का यूज कर लेना, वेदर हमारी खुद की करेंसी हो, डोमेस्टिक करेंसी, या फिर कोई बाहर की करेंसी हो, इन शॉर्ट डॉलर यूज न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डी डॉलराइजेशन, ठीक है। तो इट इज एम टू रिवर्स अ डॉलराइजेशन causing significant reduction in world trade and financial transaction by using dollars। अभी क्या ऐसा कुछ चल रहा है? यस, डेफिनेटली चल रहा है। जो हमारी कजन डिक्लेरेशन आया था ब्रिक्स की मीटिंग में, उधर हमने क्या बोला था कि हम सोच रहे हैं, मतलब हम सारी कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज, कि हम कुछ ब्रिक्स करेंसी जैसा लेके आए ताकि हमारा डॉलर के ऊपर रेजिलियंस कम हो। ऊपर से इंडिया खुद क्या कर रहा है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कर रहा है। जैसे कि हमने रशिया के साथ रूपी में ट्रेड किया, फिर हमने फिलीपींस के साथ रूपी में ट्रेड किया, फिर यूएई के साथ रिसेंटली हमने यूरोपी में ट्रेड किया कि जो भी चीज आ रही है वो हम रुपीज में भी ले रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? हम डॉलर के ऊपर जो अपना रेजिलियंस है, रेजिलियंस क्या, जो रिलायंस है, उसको कम करना चाह रहे हैं, और इंडिया थोड़ा रेजिलियंट बनना चाह रहा है। ओके, क्यों करते हैं भाई कंट्रीज डीडॉलराइजेशन? सबसे पहले तो भाई एक्सचेंज रेट रिस्क होता है। समझ लीजिए कि मैंने $10 सेव करके रखे हुए हैं, कल मुझे पता चलता है कि $10 की वैल्यू एकदम कम हो चुकी है, तो मेरा तो पैसा गया, राइट? तो उसका रिस्क रहता है हमेशा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल में रहती है। अभी आप खुद सोचिए, मैं मेरे पैसे छाप के खुद ट्रेड करूं तो मैं ज्यादा इंडिपेंडेंट हूं और सिक्योर हूं, राइट? रेदर देन मैं यूएस डॉलर का यूज करूं। फिर जियो पॉलिटिकल बेनिफिट भी है, यही देखिए, हम रशिया, फिलीपींस, यूए के साथ फ्री में ट्रेड कर पाए ना, कोई हमें दिक्कत हुई, तो इससे हमें जियो पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। और हम चैलेंज करते हैं यूएस का, जो डॉलर को वेपनाइजेशन की तरह यूज करता है ना, उसको चैलेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, रशिया के साथ उनका वॉर हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाई आप डॉलर यूज नहीं कर पाओगे। अब सोचिए ऐसा हमारे साथ हो जाए तो इसीलिए हम ऑलरेडी बैकिंग रखते हैं कि भाई ऐसा अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो हम रेडी रहें। अभी समझ लीजिए डी डॉलराइजेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चैलेंजेस क्या क्या है? तो अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में डॉलर ही चल रहा है, अचानक से तो चेंज नहीं कर सकते हो आप। फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज भी आ जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट कौन सा मायने रहेगा? अभी डॉलर है तो थोड़ा बरकरार रहा है, बाद में कैसे पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट क्या रखना? कितने रुपी के बदले आप कितने दिरहम दे दोगे? तो ये तो दिक्कत है ना। ओके, एट लास्ट कंक्लूजन को हम देखें तो डील डॉलराइजेशन कैन कॉम्प्लीमेंटेड with internationalization of rupee or rupification that would be a provide complete freedom over buying and selling rupee by an entity। मतलब कि डी डॉलराइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम रुपीफिकेशन ठीक से करें, मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी ठीक से किया हुआ हो, वरना दिक्कत है। ठीक है, चलिए अभी हम आंसर को डिस्कस कर लेते हैं हमारे। देखो मैंने लिखा नहीं है, मैंने सोचा कि लाइव ही डिस्कस करते हैं, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। अभी देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, ठीक है? ये पीवाईक्यू ही अपना, ठीक है? तो ध्यान से आपको देखना है तो आपको थीम समझ आएगी। सबसे पहले क्या है कि डिस्कस करना है हमें। डिस्कस मतलब बातचीत आपको करनी पड़ेगी। इंडियाज अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब देखो इतना ही लाइन बोला है तो आपका एक तो फैसेट हो गया कि आपको एक आंसर में ये एरिया को मार्क करना है और उसको बताना पड़ेगा। और कायदे से सिर्फ आप नाम लिख दोगे ना, उतना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बोला है कि डिस्कस करना है, तो आपको उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, सिर्फ नाम देने से नहीं चलेगा। फिर है हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, मतलब आप जो ये टेक्नोलॉजी ऊपर डिस्कस करो ना, उसी को लिखना कि हाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंडिया सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अभी देखो मैंने क्या ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के आंसर देखे थे, उन्होंने इतना हफजड लिखा हुआ है कि इनिशिएटिव कुछ कुछ लिखे हैं, अचीवमेंट्स कुछ लिखे हैं, उसके बेनिफिट्स कुछ और लिखे हैं, तो वो आंसर आपका होलिस्टिक बनता नहीं है। और सबसे पहले तो आपको उसको डिस्कस करना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने तो डिस्कस ही नहीं किया हुआ है, तो कैसे चलेगा? तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है? अगेन इंट्रोडक्शन क्या लिखना चाहिए भाई? तो देखो दो तीन चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो। सबसे पहला है फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला है, आप इसको बता दीजिए कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो भाई? देखो एकदम जनरल है ना, आपको स्पेस तो पता है ना क्या होता है, जिधर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज है, स्पेस है, तो बस वही लिखिए कि भाई स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिफर्स टू अ स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, फिनोमिनन एंड स्पेस, और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस या फिर स्टडी ऑफ स्पेस। तो फर्स्ट इंट्रो मैं आपको बताता देता हूँ, ठीक है? इंट्रो में पहला इंट्रो क्या हो जाएगा कि आप डेफिनेशन लिख दीजिए। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है, ठीक है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज
ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, कुछ भी लिखिए यार, जो भी आपको वर्ड्स में आ रहा है, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट हो गई। फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि भाई हालांकि इसके अचीवमेंट्स ये हैं, या फिर आप हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रो क्या हो सकता है हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया ने पहला अपना साइंस का मिशन कौन सा किया था, तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमने सैटेलाइट लॉन्च की थी, उधर आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस, स्पेस साइंस रिलेटेड टू फर्स्ट आर्यभट्ट टू लास्ट हमारा कौन सा रहा है, मोस्ट रिसेंट आदित्य एल 1 मेजर, आगे ना मेजर लिख देना, मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट्स, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट से लेकर हमारा आदित्य L1, या फिर आप आदित्य L1 के बदले ये भी लिख सकते हो अपकमिंग, अपकमिंग गगनयान, हमारा गगनयान ऑन द वे है ना, कि भाई गगनयान, वो लिख सकते हैं इंट्रो में। तो ये दो आपके इंट्रो हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब आपको पता है ना, ये पहला तो एकदम जनरल है, इसीलिए मैंने डाला कि स्पेस तो आपको पता है क्या होता है, और उसकी टेक्नोलॉजी तो उसका आप लिख सकते हो डेफिनेशन। और दूसरे में आपको हल्का सा नॉलेज चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला कौन सा था या फिर आखिरी कौन सा था, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसकी जो बॉडी है, इसमें पहला में क्या लिखना है, अचीवमेंट्स लिखने हैं, उसको हल्का सा डिस्कस करना है। तो भाई आप लिखिए कि हम इंडिया अचीवमेंट क्या है, इसको ना मैं थोड़ा सा डायग्राम में लिखना बेटर समझूंगा, कि आप ऐसे बीच में लिख दो अचीवमेंट्स, ऊपर पहले ब्रैकेट में मार्क कर देना कि इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इसे आप बीच में लिखो, और यहाँ पे आप लिखते जाओ कि भाई सबसे पहले आदित्य L1 तो हमने लिखी थी, आर्यभट्ट लिख दिया है, तो आर्यभट्ट लिखो यहाँ पे। फिर आप लिखो चंद्रयान, चंद्रयान 1, फिर लिखो चंद्रयान 3, यहाँ पे लिख दो आदित्य L1, फिर यहाँ पे लिखो हमने वो GSLV, SSLV, PSLV बनाया हुआ है, SSLV सबके पास नहीं है, तो भाई आप SSLV लिखो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमारा यस मेजर अचीवमेंट था मार्स, मंगलयान। ठीक है, मंगलयान ही लिखते हैं, वही बेटर रहेगा, मंगलयान। फिर हमने अभी वो बना रहा है अपने निसार, हम बना रहे हैं इसके साथ, ये नासा के साथ मिलकर, तो ये सब लिख दिया। ठीक है, अभी इसको डिस्कस कैसे करना है, देखो ये तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बना दिया, बाकी कायदे से डिस्कस कैसे होगा पता है, अगर मैंने ये चार्ट में ही लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो चंद्रयान फर्स्ट टू रीच मून, साउथ पोल, साउथ पोल। फिर चंद्रयान 1 में क्या था, तो फर्स्ट टू फाइंड वाटर ऑन मून। फिर SSLV चीप लॉन्च पैड, या फिर चीप लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कुछ भी लिख दिया, दोनों चलेगा। फिर भाई निसार में लिख दीजिए, तो भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ 24/7। और ये आर्यभट्ट के बारे में क्या लिखेंगे, आर्यभट्ट के बारे में, तो भाई फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट, तो ये हमने कर लिया डिस्कस। ठीक है, अभी इसके ही फायदे क्या हुए हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है कि ऊपर जो हमने बात बोली है ना, वही हम बात नीचे बोले। जैसे कि मैंने ये आर्यभट्ट का बोला है, ठीक है, तो मतलब उसको कनेक्ट करके बोलना है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप हेडिंग मार दीजिए कि भाई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसको बॉक्स में लिखिए, ये बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है, तो ही आपको एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये भाई डिमांड समझ गया था क्वेश्चन की। अभी आप नीचे लिखिए कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये सैटेलाइट्स हम लॉन्च करें, उसका क्या फायदा होगा, हमारा टेलीकम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फास्टर टेलीकम्युनिकेशन, और एंड, और नहीं एंड इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि SSLV से सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर को ही हुआ है, और इसीलिए हम इजीली PPP मॉडल को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। या फिर आप दूसरा पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो, अलग से लिखना है तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस। फिर ये हमने निसार लॉन्च किया हुआ है, ये ना, ये दोनों मैंने लिखा ना, नीचे मुझे एग्जाम्पल जरूर लिखना है कि इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा, SSLV, क्योंकि तभी तो लिंकेज बनेगी कि हाँ भाई ये इसी की बात कर रहा है। फिर भाई यहाँ पे नीचे लिखिए, एक और पॉइंट लिख दीजिए कि भाई हमारा अर्थ का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मैपिंग हो सकती है, या फिर जियोग्राफिकल मैपिंग, जियोग्राफिकल मैपिंग, या फिर रिसोर्स मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग। और उसमें क्या एग्जांपल हम लिखेंगे, एग्जांपल में निसार, ठीक है, निसार सैटेलाइट।
फिर वही लिखिए प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, प्रमोट हम कर रहे हैं ना, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन एंड ज़ील टुवर्ड्स स्पेस। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि खामखा मेरा लिखने में फिर टाइम चला जाएगा, आपको वीडियो बड़ा हो जाएगा। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप नया ज़ील की बात चल रही है तो लिख दीजिए चंद्रयान, चंद्रयान 3, 1 कुछ भी। तो ऐसे भाई बहुत सारे आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या-क्या लिख पाओगे भाई, एनवायरनमेंट का लिख पाओगे कि हम एनवायरनमेंट को मेजर कर सकते हैं, एजुकेशन जल्दी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो सब बात, स्पेस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है और उसके थ्रू फर्दर लोगों में अवेयरनेस आएगी। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब बढ़ जाएँगे, वो सब आप लिख दो। 5-6 पॉइंट काफ़ी होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना, वो आपका 200 वर्ड्स का था, 12.5 मार्क्स, पहले उतने आते थे। तो 2 पेज ही लिखना है तो इतना तो आपका 1 पेज इसमें चला गया, 1 पेज इसमें चला गया, बहुत काफ़ी है। अभी आपको डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिख दोगे कि भई थस इंडियाज़ पेस इन अचीवमेंट्स ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक नहीं, ऊपर क्या वर्ड बोला गया था हमें, हाँ, अचीवमेंट्स इन फील्ड ऑफ साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी highlights India's ambition to become a Vishwa Guru in space industry और becoming a largest space industry। कुछ भी लिख दीजिए बट पॉजिटिव आपका होना चाहिए, ठीक है। मैंने लाइव आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए। तो ऐसे ना जो वर्ड होता है ना, वो हमारी गवर्नमेंट यूज करती है कि भाई हमें स्पेस सेक्टर के अंदर विश्व गुरु बनना है, या फिर हमें स्पेस सेक्टर को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हमारा कॉमर्शियल हब बनाना है, या फिर साउथ एशिया में हमें सबसे बड़ा बनना है। ये सब जो गवर्नमेंट बोलती है ना, उस वर्ड को आप याद रख लीजिए कि हाँ भई ऐसा कोई वर्ड बोला गया है, बस उसी को अपने कंक्लूजन में लिख दीजिए कि थस इंडियाज़ कमिटमेंट टू बिकम अ विश्व गुरु इन स्पेस इंडस्ट्रीज इज शोकेसिंग द स्ट्रॉन्ग फोकस टुवर्ड्स दिस और दैट, और आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आंसर लिखते हैं। मैंने लाइव बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि यार इतना बड़ा आंसर है नहीं तो इसी को बता देते हैं। और देखो दूसरी क्या अप्रोच हो सकती थी, यहाँ पे अचीवमेंट्स बताए थे ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई यहाँ पे आपने लिखा इंडियाज़ अचीवमेंट, फिर आप यहाँ पे अचीवमेंट लिखते जाते हो, जैसे निसार लिख दिया, फिर उसके आपने फ़ायदे बता दिए हैं, फिर पीएसएलवी लिख दिया, फिर उसके फ़ायदे बता दिए, फिर वह आपने मंगलयान लिखा उसका बता दिया, चंद्रयान लिखा उसका बता दिया। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे यू कैन डायरेक्ट दिस क्वेश्चन और यूज़ योर टेक्निक टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हमारी शॉर्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में भाई सबसे पहला है एफसीएनआर, ये ज़्यादा ज़रूरी है, नीचे ही मैंने दिया हुआ है, ये इसको ज़्यादा समझ लेते हैं आराम से, ठीक है। देखो, अगर कोई भी पर्सन एनआरआई है, एनआरआई मतलब क्या है कि इंडिया का बंदा पर बाहर रह रहा है, बाहर उसकी जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी है पर बाहर रह रहा है, ठीक है। इंडियन तो है ही, पर वो है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट मतलब इधर रहता नहीं है, वैसा इंडियन। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, उसके अकाउंट कौन-कौन से हो सकते हैं? तो बैंक ना उसे सजेस्ट करती है कि भाई आप एनआरओ अकाउंट खुलवा लीजिए, एनआरई खुलवा लीजिए और एफसीएनआर खुलवा लीजिए। देखो सबसे पहले मतलब क्या होता है, मैंने यार वो ही नहीं लिखा है। एनआरओ मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है, ऑर्डिनरी। फिर यहाँ पे है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एक्सटर्नल। और यहाँ पे है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है। ये तो आपको आता है फॉरेन करेंसी, करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ओके, अभी दोनों में फ़र्क क्या होता है, सॉरी तीनों में फ़र्क क्या होता है? देखो सबसे पहले समझ लीजिए कि मैं फ़ॉरेन में चला जाता हूँ, उधर मैं रह रहा हूँ और मेरा इधर ऑलरेडी कोई भाड़े पे मकान चढ़ा हुआ था या फिर कोई मेरे स्टॉक्स लिए हुए थे, तो उसका सब पैसा जाएगा कहाँ पे? मेरे अकाउंट में ही जाएगा यार, जो भी मेरा सेविंग अकाउंट है। तो बस ये ही कि इंडिया में जो भी मेरी इनकम हो रही है, उसका जो भी पैसा आ रहा है वो रुपीज़ में आएगा सबसे पहली बात तो वो मेरे एनआरओ अकाउंट में जाएगा। तो जो मेरी बैंक है ना वही मुझे बोलेगी कि यार आपका जो सेविंग अकाउंट है ना उसको एनआरओ में कन्वर्ट करवा लीजिए, क्योंकि आप विदेश में रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट है। दैट्स इट, ये रहेगा ऑर्डिनरी सेविंग जैसा ही, बट विदेश का हो जाएगा एनआरओ। इसमें होता क्या है कि मेरा जो भी इंडियन का पैसा है रुपीज, वो रुपीज में इसके अंदर आता जाएगा। और जो मेरा फॉरेन की पैसा होगा कि समझ लीजिए कि मैं जॉब से कुछ कमा रहा था और मुझे इसके अंदर डालना है, तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आप क्रेडिट डेबिट याद रखिए कि क्रेडिट क्या-क्या हो सकता है, तो भई रुपीज़ भी इसके अंदर क्रेडिट आ जाएगा कि मैं डाल पाऊँगा और डॉलर भी इसके अंदर डाल पाऊँगा। पर जब मुझे निकालना होगा पैसा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं रुपीज़ ही निकाल सकता हूँ। इवन मैंने डाले डॉलर भी थे, पर निकालने की बात आएगी तो क्या निकाल पाऊँगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ रुपीज़, ठीक है? और वो भी ऐसे ही नहीं निकाल पाऊँगा। मुझे जो भी मैं निकालूँगा तो उसके ऊपर मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस लगेगा।
और ऊपर से उसमें भी लिमिट है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन ही निकाल पाते हो। तो ये तो दिक्कत हो गई। हो सकता है मैंने जमा तो 10 मिलियन कर लिए हो, बट मैं निकालने जाऊं तो 1 ही मिलियन निकाल पाऊंगा, और ऊपर से 30% तो टैक्स दे देना पड़ेगा। तो इसको मैं कम प्रिफर करता हूँ। बट ये किसके लिए ठीक है? कि जिसको भाई रुपीज में ही पैसा चाहिए था, कि मुझे तो भाई किस में भी बांट लो, मुझे तो यूज तो इंडिया में ही करना ना, तो रुपीज में ही चलेगा। और मुझे ऊपर से रेगुलर यूज करना है, तो 30% मुझे कुछ दिक्कत नहीं देता है रोजमर्रा की जिंदगी में। और 1 मिलियन से ज्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, तो एन ऑर्डिनरी चल जाता है। क्योंकि 1 मिलियन के ऊपर की बात आती है तो वो ऑर्डिनरी कहाँ होगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा पैसा होता है। फिर होता है एक्सटर्नल अकाउंट। इसके अंदर क्या है कि रुपीज में पैसा नहीं डाल नहीं पाते हो आप। ठीक है, आप डाल पाओगे सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में, कि हाँ भाई, अब डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी में डाल पाओगे। पर जब निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा? सिर्फ आपका रुपया निकलेगा। मतलब डालो कोई भी, निकालने की बारी आएगी आपकी तो रुपीज ही बाहर निकलेंगे। ओके, यहाँ पे इन शॉर्ट तो फर्क क्या पड़ा? सिर्फ ये फर्क पड़ा कि जो टीडीएस लग रहा था मेरा वो हट गया, फिर जो मेरी लिमिट थी वो भी हट गई कि अब लिमिट नहीं है, आप जितने भी निकालो। और ऊपर से दूसरा क्या, कि आप रुपीज नहीं डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर डाल सकते हो। ओके, अभी मैं बोलता हूँ यार मुझे तो चाहिए भी डॉलर, कि मैं डालू डॉलर और निकालू तो भी डॉलर, मुझे रुपीज को कुछ करना लेना देना है ही नहीं। तो बोलते हैं कि भाई आपको मतलब फॉरेन करेंसी से ही काम है, तो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लीजिए, एफसीएनआर, कि आप डेबिट भी डॉलर करोगे, क्रेडिट भी डॉलर करोगे, और इसमें भी कोई लिमिट या टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे एनआरई क्यों खुलवाएंगे? भाई एनआरई वो खुलवाएंगे जिसको इंडिया में ही यूज करना है, ऊपर से टैक्स नहीं लगाना है, और ऊपर से वो पैसे वाला इतना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करना हो तो खुलवा लीजिए एनआरई। और एफसीएनआर मतलब जो बोले कि मुझे तो विदेश में ही यूज करना है भाई, मुझे फॉरेन करेंसी ही चाहिए, तो एफसीएनआर खुलवा लो, कि आप डाल भी पाओगे फॉरेन करेंसी में और निकाल भी पाओगे फॉरेन करेंसी। ठीक है, समराइज कर लेते हैं तो देखिए, एनआरओ होता है, यहाँ पे मैंने यार उल्टा लिखा हुआ है, एक सेकंड ना, सिर्फ ये उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे अभी ठीक कर लेते हैं, ये एनआरओ है और ये एनआरई है। कि एनआरओ के अंदर आप कुछ भी डालिए, डॉलर या रुपीज निकलेगा आपका सिर्फ रुपीज, और 30% टीडीएस लिमिट भी होगी। फिर एनआरई के अंदर आप अपना डॉलर डालिए पर निकलेगा अगेन रुपीज ही, और इसके अंदर आप रुपीज नहीं डाल सकते हो। और एफसीएनआर के अंदर डॉलर जाएगा, डॉलर आएगा, दैट्स इट। चलिए, इतना काफी है। फिर नीचे हमारा कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चर क्या होता है? इंटेंजिबल चीजें मतलब क्या, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, राइट? तो ऐसा कोई भी कल्चर है जिसको आप छू नहीं पाओगे, जो इंटेंजिबल है, तो बस उसको बोलेंगे इंटेंजिबल कल्चर। ठीक है, और वो ज्यादा हेरिटेज वाला है, मतलब कि बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो पॉसिबल है कि यूनेस्को उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दे, डिक्लेयर कर दे। इसके क्राइटेरिया डोमेन 5 होते हुए, ओरल ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल फेस्टिवल्स हो, या फिर नॉलेज हो कोई, या फिर ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप हो, ये सब जा सकता है। ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल 15 इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट्स है अंडर यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ आईसीएच इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। देखो मैप से याद रखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं, तो गुजरात का गरबा आपको पता ही है, तो ये इंटेंजिबल कल्चर है। फिर राजस्थान का कलबेलिया, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कलबेलिया, यहाँ पे राजस्थान का कलबेलिया। फिर भाई पंजाब का है क्राफ्ट एंड ब्रास, के कॉपर के क्राफ्ट, जो बांस और कॉपर से क्राफ्ट बनाते हैं वो है। तो देखो इन शॉर्ट ना मैंने डिवाइड कर लिया है कि वेस्टर्न बाजू 3, नॉर्दर्न बाजू 3, ईस्टर्न बाजू 3, और साउथ बाजू 2। 3 3 3 6 9, और 4 हमारे 11, और टोटल 15 हो जाएंगे। ठीक है, 15 मतलब जो 4 जो हमारे हैं वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, और ये 3 पर्टिकुलरली जगह पे है। ठीक है, वेस्टर्न का देख ले तो गरबा है, कलबेलिया है, और क्राफ्ट है पंजाब के। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे वही किया है कि येलो जो है ना, उसको यहाँ पे भी मैंने येलो पे मार्क आउट किया है, तो आप देख सकते हैं। फिर हम राइट हैंड बाजू देख लेते हैं, नॉर्दर्न बाजू देखते हैं। ये ऑरेंज वाला है तो ऑरेंज देखेंगे। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है बुद्धिस्ट चैंटिंग, यहाँ पे देख लीजिए बुद्धिस्ट चैंटिंग यहाँ पे भी है। फिर उत्तराखंड के अंदर है हमारा रमन, यहाँ पे उत्तराखंड रमन। ठीक है, रमन। और फिर उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में रामलीला सेलिब्रेट होती है, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश रामलीला। ठीक है, तो ऊपर वाले भी हो गए, बुद्धिस्ट चैंटिंग, रमन और रामलीला। अभी साउदर्न बाजू आ जाता है, तो साउथ में सिर्फ और सिर्फ केरला है। एक है मुदियत्तु और दूसरा है कुतियत्तम। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, मुदियत्तु और कुतियत्तम, कुतियत्तम। ठीक है, और एट लास्ट हमारी ईस्टर्न बाजू पे हम आ जाते हैं, तो छाऊ डांस है। छाऊ डांस देखो 3 जगह पे होता है, एक ओडिशा में भी होता है, एक वेस्ट बंगाल में भी होता है, और झारखंड में भी होता है। ठीक है, तो छाऊ डांस है। फिर है दुर्गा पूजा,
दुर्गा पूजा, तो आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। और एट लास्ट है हमारा संकीर्तन, यहाँ पे देख लेना उसका स्पेलिंग कहाँ पे है, संकीर्तन 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 इन मणिपुर। ओके, तो ये हमारे हो जाएंगे ईस्टर्न। बचते हैं 4 जो कि पूरे इंडिया में हो जाते हैं, जैसे कि हमारी वैदिक चैंटिंग हो जाती है, वो भी पूरे वेरियस पार्ट्स में इंडिया में होती है। फिर नवरोज, नवरोज मतलब पारसीज का न्यू ईयर, वो भी पूरे इंडिया में मनाया जाता है, बट स्पेशली गुजरात महाराष्ट्र बोल सकते हो आप। फिर योगा है, योगा अगेन पूरे इंडिया में होता है। और जो कुंभ मेला है वो तो हमने कल ही बात की हुई है, प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, ठीक है। तो ये हमारे 15 के 15 टोटल हो गए हैं, ठीक है, ये टोटल 15 है। आप बोलोगे मैंने याद क्यों करवाया, क्योंकि ऑलरेडी पूछा जाता है ऐसा, इसीलिए। और आप ऐसे 3-3 के ग्रुप में याद करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अभी ऊपर देखते हैं फिर से। फिर है प्रिविलेज मोशन। तो देखो सारे एमपी एमएलए को ना थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाता है कि आप भाई गलती से कुछ पार्लियामेंट में बोल बुला दो हो तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई चार्जेस वार्जेस नहीं लगे जाएंगे, ठीक है। अभी इसी प्रिविलेज का यूज करते हुए कोई न बोलने वाली बात बोल दे या फिर जो ना होना चाहिए वो बोल दे, तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा व्यक्ति है वो प्रिविलेज मोशन ला सकता है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, इट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और ये किसके सामने लाएंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको बोलेंगे भाई इट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, या तो मेरा प्रिविलेज वायलेट हुआ है या फिर सामने वाले ने खुद का प्रिविलेज वायलेट किया है कि उसके बाहर जाके ये कुछ बात बोला है या फिर कुछ काम किया है। याद हमें क्या रखना है प्रिविलेज के बारे में, तो ये कॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। बट इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ से हम लेते हैं, मतलब कहाँ पे बताया गया है, तो आर्टिकल 105 में बताया गया है, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताया गया है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के अंदर भी बातचीत की गई है। बट याद क्या रखना है कि ये कॉडिफाइड नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम ही ना, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये जो पार्लियामेंट प्रिविलेज है ना, वो आपके करप्शन में उसमें वायलेट नहीं होता, मतलब उसके नहीं यूज कर सकते हो। क्यों, क्या था पहले, ऐसा था कि कोई एमपी या फिर एमएलए कोई वोट कर रहा है ना, तो ऐसा पैसा लेके भी कर सकता है कि आपने, आपके ऊपर आरोप जाता है, आरोप क्या आपने लिए ही, आपने समझ लीजिए कि भाई 1 करोड़ रुपए लिए थे और आपने फिर जाके किसी के ऊपर वोट किया ये, और आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, तो आप बोल सकते हो भाई इट इज माय प्रिविलेज, मैंने प्रिविलेज यूज करते हुए ये किया हुआ है, और आपके ऊपर चार्ज नहीं लगते थे। सोचिए कितना ही बकवास चीज था ये। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर हटा दिया कि यार ये तो गलत है, ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, कि आप ऐसा कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो कि आप पैसे वैसे लिए हो और फिर काम कर रहे हो, ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिविलेज ध्यान रखना है। मुझे लगा था 24 में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था। फिर आई है यूनाइटेड नेशन नार्कोटिक ड्रग्स। ओके, किसकी ये बात करता है, नाम से आप तो पता चल रहा होगा, नार्कोटिक्स की बात करता है। ये एक्ट एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ था, तो एस्टैब्लिश बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, रिजोल्यूशन ऑफ 1946 टू असिस्ट ड्रग कंट्रोल एट इंटरनेशनल लेवल। इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। बस आप किसकी बॉडी याद रखिए किसके अंदर काम करता है, तो ड्रग्स एंड क्राइम्स के अंदर काम करता है। और एस्टैब्लिश किसने किया था, तो इकोसॉक ने एस्टैब्लिश किया था। फिर है म्यूल हंटर, ये भी एमपीसी के दौरान ही लॉन्च हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब हेडलाइंस आई थी, मतलब हमारे जो शक्तिकांत दास है उन्होंने ये यूज किया था। म्यूल हंटर का नाम क्या, काम क्या है, तो जो भी इलीगल लॉन्ड्रिंग की जाती है या फिर कोई फ्रॉड जैसे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं क्रिमिनल के द्वारा, उसको कर्ब करने का काम ये करता है, ठीक है। ये एआई के ऊपर काम करता है और ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो कोई डिजिटल फ्रॉड है या फिर जो अकाउंट है वो म्यूल बैंक अकाउंट है, मतलब ये कुछ दिक्कत वाला अकाउंट है, ठीक है। कोई क्रिमिनल इसको यूज कर रहे हैं। म्यूल अकाउंट क्या होता है कि कोई क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं ना, तो वो म्यूल अकाउंट है, तो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा। ये किसने बनाया है, तो आरबीआई ने, इनोवेशन हब ने ये बनाया है। किसके ऊपर काम करता है, तो एआई मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। अभी डिजिटल फ्रॉड की कुछ बात आती है ना, तो आपको ये म्यूल हंटर याद रखना है कि हाँ भाई आरबीआई ने ऐसा कुछ बनाया हुआ है कवर करने के लिए, ठीक है। फिर है इंदिरा गांधी प्राइज, पीस प्राइज यू कैन से, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024। ये किनको मिला है भाई, तो ये मिला है चिले की प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को। उन्होंने भाई जो जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम, सॉरी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम किया था, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, इनको इसलिए इनको दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये एनुअली दिया जाता है, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है अगर वो इंटरनेशनल पीस या डिसआर्ममेंट के ऊपर काम किए हुए हों। उसमें उनको 10 मिलियन रुपए मिलते हैं और ट्रॉफी भी मिलती है विद साइटेशन। इसको भाई प्रपोज कैसे किया जाएगा, तो 9 में से 5 लोग अगर बोलते हैं कि हाँ भाई इनको देना चाहिए तो मिल जाएगा। और कौन देगा इसको, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉयर मटेरियल। तो भाई ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, मतलब बन सकता है सुपर कंडक्टिंग, ठीक है। ये इसको बनाया तो जाता है सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हुए, बट ये बन सकता है सुपर कंडक्टिंग, ओके।
अब ये मोर मटेरियल होता है ना, वो लेटिस टाइप होता है। लेटिस क्या होती है मम्मी? कैबेज। कैबेज क्या होती है? लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती है ना कैबेज के अंदर। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसमें पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है और अल्टरनेट लेयर्स होती है। तो इसीलिए इसको सुपर लेटिस मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है? ये कैसे क्रिएट होता है? तो कोई भी 2 लेयर को आप स्टैक करके जोड़ के बना दो, तब जाके आपका एक एंगल बन जाएगा और वो ये मटेरियल होगा। आपको बस याद क्या रखना है, ये जो मोर मटेरियल है ना, वो एक सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टिविटी इसके अंदर होती है। सुपर कंडक्टर क्या होता है कि किसी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में अगर इलेक्ट्रिसिटी गो थ्रू हो सकती है, पास हो सकती है, तो वो सुपर कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है? तो थोड़ी-थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि एकदम से तेज नहीं हो जाएगी। और दूसरा ये कौन सी चीज में काम आ सकता है? तो भाई मैग्नेटिज्म में, क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रॉपर्टीज में, हर जगह आपको काम आ जाएगा। सिर्फ नाम याद रखना है, मोर मटेरियल सुपर कंडक्टर है और सुपर लैटिस मटेरियल है। लैटिस इसलिए क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स लेयर्स होती है, जैसे कैबेज में लेयर होती है, लैटिस में लेयर होती है। फिर हमारा केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो भाई कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नए 85 केंद्रीय विद्यालय बना दिए हैं और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय बना दिए हैं। ये किन इनको कॉन्सियम स्कूल्स बोलते हैं, तो पीएम श्री स्कूल्स के इसको डेजिग्नेट किया जाता है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो भाई सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वो सेंट्रल के होते हैं, उसके अंदर नाम ही क्या है? केंद्र है। तो ये चलाता भी कौन होगा? सेंटर चलाता होगा। तो ये दोनों के दोनों सेंट्रल सेक्टर है। और मेन टारगेट क्या करते हैं? तो केंद्रीय विद्यालय है वो हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, तो इधर उधर भटकती है रिमोट एरिया में, अंडर डेवलप एरिया में, उसको टारगेट करते हैं। और इवन शेड्यूल्ड ट्राइब भी इसके अंदर आ जाती है, ट्राइबल एरियाज में भी चलते हैं। सॉरी नहीं नहीं, ट्राइबल एरियाज के लिए तो ना हमारा एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य, ठीक है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऐसा कुछ है। ये तो मेनली जो जो रूरल एरियाज में है, जो अंडर डेवलप एरियाज में, उनके लिए होता है, ठीक है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय भी क्या है? तो ये 6 से 10 का भी 12 का आपके जो अगर टैलेंटेड लोग हैं तो उनको ये प्रीडोमिनेटली प्रोवाइड करता है एजुकेशन फैसिलिटीज। और बस वही है, रूरल एरियाज में काम करना है, एजुकेशन देना है, दैट्स इट। और ये भी एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। ओके, दैट्स इट। फिर हमारा ई विद्या। ई विद्या देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स है ना, तो दैट्स इट। ये ई विद्या के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कि दीक्षा पोर्टल काम कर रहा है, फिर स्वयं पोर्टल है, फिर डेजी है, और वर्चुअल लैब्स है, स्किलिंग ई लैब्स है। इवन जो कोविड टाइम पे ये शुरू हो गया था, इसके अंदर क्या है कि आपको अगर कोई भी पढ़ाई करनी है तो उधर चैनल आती है कायदे से। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, चैनल 31 ऑन डीटीएच चैनल आती है, उधर आप देखिए तो उधर यही प्रोग्राम चल रहा होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, इन शॉर्ट बुक्स पढ़ाई जा रही होगी। अभी इसके अंदर क्या लिया है कि जो हियर नहीं कर सकते हैं, जो हियरिंग डिसेबल है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिसको हियरिंग इम्पेयर्डिटी है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो सुन ही नहीं सकते, राइट? तो उनके लिए ही हम नया इनिशिएटिव लाए हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाना, कि टीवी में ही आएगा पर जो टीचर होंगे वो साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा रहे होंगे। सो दैट्स इट, यही न्यूज में था। तो ये किसका पार्ट है? पीएम ई विद्या, तो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आई थी ताकि एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पाए दुनिया अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है? और देखो ये पीएम ई विद्या है, यहाँ पे आपको क्या काम आएगा? अगेन हमने जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज देखा था, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि भाई जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हम पीएम विद्या भी लेके आए हैं, जिसमें साइन लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। और फिर लास्ट हमारी न्यूज है मार्बर्ग वायरस डिजीज। मार्बर्ग देखो ये मार्बर्ग वायरस से होता है, इसीलिए इसका नाम मार्बर्ग वायरस डिजीज है। इसको दूसरा रावन वायरस से भी होता है, ठीक है? ये एक ऑर्थो मार्बर्ग वायरस है, मतलब कि ऑर्थो क्या होता है? कोई बर्ड होता है उसके थ्रू ये हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा बर्ड है? तो बैट है। और मोस्ट नोटेबली कौन सा हो सकता है? इजिप्शियन फ्रूट बैट हो सकता है, या फिर रोशेटियस फ्रूट बैट हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से कोई माइन में काम कर रहे हो या फिर कोई केव्स में काम कर रहे हो और वहां पे ना आपको ये बैट मिल जाएंगे और उनके साथ रहते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वायरस लग जाए, ठीक है? फिर एक बार अगर लग जाता है तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो वायरस का कैसे होता है? यूजुअली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है कि ब्लड इधर उधर हो जाए, इनडायरेक्ट भी पॉसिबल है, ठीक है? सिम्टम्स क्या होंगे? तो शुरुआती फेज में आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द कर सकता है, मसल एक, पेन एक, जो नॉर्मल होता है कि कोविड में कैसे हो रहा था, सेम वैसे ही हो सकता है, ठीक है? और न्यूज में ये क्यों था? तो रिसेंटली मार्बर्ग वायरस के डिजीज रवांडा में आउटब्रेक हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 15 जितने लोग की जान जा चुकी है और 66 जितने इन्फेक्ट हो चुके हैं। और दूसरा इसका नाम मार्बर्ग क्यों है? क्योंकि पहली बार जब आया था ना तो मार्बर्ग में आया था। मार्बर्ग क्या है? तो ये जर्मनी की जगह का नाम है, पहली बार वहां पे आया था, इसलिए न्यूज उसका वही नाम लिख दिया हमने। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और वीडियो यार इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का आजकल थोड़ा इशू चल रहा है, तो मेरा वीडियो मैं ना चाहते हुए भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ पर अपलोड लेट होता है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।